लकी जब पार्टी में आया और अमित ने उससे बात करनी शुरू की तो इतने में श्वेता लकी को फटकारते हुए अमित को उससे दूर ले गई। इतने में वहां पर प्रताप और उसका परिवार भी आ गया था। वो सभी लकी से बदला लेने की फिराक में नजर आ रहे थे, लेकिन इतने में पृथ्वीराज ने बाकी लोगों के साथ में मिलकर मामले को शांत करवा दिया। इधर श्वेता को ऐसा लग रहा था जैसे लकी के साथ जो कुछ हुआ था वो इत्तेफाक था। पृथ्वीराज उसे नहीं बल्कि अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इधर लकी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। किसने कहा कि बदला पूरा हो गया है? बदला मेरी तरफ से भी अभी अधूरा ही है, इधर से लकी ने कहा। अचानक से सब लोगों को लकी से डर लगने लगा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि लकी कुछ भी कर सकता था। लोगों को ऐसा लगने लगा जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी थी। क्या चाहते हो तुम? इतने में प्रताप ने पूछा। हालांकि उसे लकी की ये बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वहां मौजूद दूसरे लोगों की वजह से वो अपना मुंह बंद करके बैठा हुआ था। लकी भी एकदम सामने आया और उसने प्रताप की तरफ देखते हुए कहा, अभी तो मैंने सिर्फ थप्पड़ ही मारा है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तेरे भाई का एक हाथ काट दूं, तब जाकर मेरा बदला पूरा होगा। लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों से ही प्रताप को अब डर लगने लगा था। वहां उसके परिवार के जो बाकी लोग खड़े थे उनके चेहरे का रंग भी पूरी तरीके से बदल गया। लकी ने जो मांगा था हो सकता था वो उसे ले भी ले, और यही सोचकर उसका पूरा परिवार ऊपर से नीचे तक कांप रहा था। लेकिन प्रताप को अभी भी उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था। पूरे बिहार में आज तक ऐसा कोई आदमी पैदा नहीं हुआ जो उससे या उसके परिवार के किसी भी आदमी से इस तरह से बात कर ले। उसके परिवार से इस तरह से बात करना कोई मजाक नहीं था। उधर जैसे ही श्वेता ने लकी के मुंह से ये बात सुनी तो उसे हंसी आ गई। लकी ये सबके सामने क्या कह रहा था, लेकिन वहां मेहरा परिवार भी खड़ा था और रऊफ परिवार भी। उन्हें पता था कि अगर लकी ने ये कहा है तो वो इसे करके दिखा सकता था। जैसे ही लकी उसकी दिशा में आगे बढ़ने लगा तो इतने में श्वेता उसके रास्ते में आकर खड़ी हो गई। वो लकी को रोकने की कोशिश कर रही थी। अमित के दिल की धड़कन भी तेज हो गई। लकी, पागल बनने की जरूरत नहीं है। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? तुम्हें कुछ समझ में भी आ रहा है? चलो, अभी जो तुमने किया है वो कर लिया और तुम पृथ्वीराज की वजह से बच भी गए हो, लेकिन ये मत समझ लेना कि तुम जो भी चाहो वो कर सकते हो। थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, उससे काम लो और सीधा उनसे माफी मांगो। अगर बदले में वो तुम्हें एक भी थप्पड़ लगा लेते हैं तो खा लेना, लेकिन अब ऐसी कोई भी बेवकूफी भरी बात मत करना, श्वेता ने कहा। वो लकी से ऐसे बात कर रही थी जैसे लकी उसके लिए काम करता हो, लेकिन असल में वो लकी को बचाने की कोशिश कर रही थी। सॉरी, लकी ने उसकी बात सुनकर कहा। मैं कह रही हूं उनसे माफी मांगो और खुद ही अपने गाल पर एक थप्पड़ लगा लो, वरना अगर उन लोगों ने तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने शुरू कर दिए ना तो किसी हॉस्पिटल में हड्डियां जुड़ नहीं पाएंगी। बिल्ली को भी ये समझना चाहिए कि वो शेर हो गया है। और वैसे भी तुम कौन हो? तुम्हारी औकात क्या है? कितना पैसा है अभी तुम्हारी जेब में? हाँ, श्वेता ने उसे फिर से फटकारते हुए कहा। लकी को भी उसकी बात सुनकर हंसी आ गई और उसने हंसते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझे ये बताओ कि मैं कौन हूं। मैं जो भी कह रही हूं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूं, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, श्वेता ने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को पीते हुए कहा। लेकिन लकी श्वेता की किसी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। वो बस प्रताप के परिवार की तरफ देख रहा था और उसकी तरफ देखते हुए उसने कहा, अगर तुम एक आदमी का हाथ तोड़वाने को तैयार हो तो अच्छी बात है, वरना मैं सभी लोगों को जान से मार दूंगा। उधर लकी की ये बात सुनकर पृथ्वीराज एक कोने में हाथ बांधकर खड़े हो गए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अभी थोड़ी देर में एक बढ़िया तमाशा देखने को मिलने वाला था। लकी, इस काम में मैं भी तुम्हारा साथ देने वाला हूं। इतने में वहां पर शमशीर भी आकर खड़ा हो गया और उसके पास में उसकी बेटी जिया भी खड़ी थी। वो देखने में काफी सुंदर लग रही थी और अब उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी तबीयत ठीक हो गई थी। जैसे ही प्रताप ने शमशीर को वहां देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो शमशीर से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शमशीर उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था, ना ही उसकी बातों पर वो ध्यान दे रहा था। वो बस सीधा लकी के पास में आया और बोला, लकी, इन छोटी मछलियों के ऊपर टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ कहां से शुरू करना है, मैं वहीं से लोगों को निपटाना शुरू करता हूं। प्रताप के परिवार के लिए इस लफ्ज का इस्तेमाल होते ही सभी लोगों का दिमाग खराब हो गया। भले ही शमशीर बड़ा आदमी था, लेकिन फिर भी प्रताप के परिवार को कोई छोटी मछली नहीं कहा जा सकता था। लकी ने भी उसकी बात को कुछ देर के लिए सोचा और आखिर में उसने उन्हें मारने का इरादा छोड़ दिया। वैसे भी अभी पार्टी शुरू नहीं हुई थी और पार्टी के शुरू ना होने से पहले ही वहां खून खराबा हो जाता तो ये लकी के लिए अच्छा नहीं था और उसे अच्छा भी नहीं लगता। चलिए अंदर चलते हैं, शमशीर ने लकी से कहा और उसे अपने साथ में अंदर ले जाने लगा। इस दौरान भी वो प्रताप या उसके परिवार के किसी भी आदमी की तरफ नहीं देख रहा था। अब जब इतने बड़े ओहदे के लोग लकी से इस तरह की बात कर रहे थे तो फिर
प्रताप और उसके परिवार के लोगों की क्या औकात थी कि वो लकी से कुछ भी कह सकते। इधर ईशांत भी अपना चश्मा उतार कर अब लकी की तरफ देखने लगा। वो उसे देखकर यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये लकी था कौन और इसका इतने बड़े लोगों के साथ उठना बैठना कैसे चल रहा था। खुद अमित को भी लकी का ये नया रूप पहचानने में बहुत दिक्कत हो रही थी। जब लकी उसके बगल में से जा रहा था तो बस उसे ही वो देख रहा था। उसे लग रहा था कि वो लकी को पहचानता था, लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि वो लकी को बिल्कुल नहीं जानता था। थोड़ी ही देर बाद में वहां पार्टी शुरू हो गई। श्वेता और बाकी लोग लकी के उस रूप से बाहर निकल आए और सभी अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़े हो गए और पार्टी के शुरू होने का इंतजार करने लगे। इतने में जब लकी अमित की टेबल के पास से गुजर रहा था तो अमित ने उसे आवाज देकर रोक दिया। उसने बड़ी हिम्मत के साथ इस काम को किया था। क्या हुआ, कुछ चाहिए? लकी रुका और अमित की तरफ देखकर पूछने लगा। अमित ने नाम में अपना सिर हिलाया और लकी की आंखों में देखते हुए बोला, यहां मेरे पास बैठ जाओ। अमित, अब हम दोनों के बीच कोई दोस्ती नहीं बची है, शायद तुम भूल रहे हो, लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनते ही अमित के गाल शर्म से लाल हो गए और उसने हकलाते हुए कहा, लकी, मैं तुमसे कैसे दूर हो सकता हूं यार। वो लकी से कभी दूर नहीं रह सकता था। लकी ही था जो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। अमित, दिमाग खराब है क्या? इससे तुम अपने पास बैठने के लिए कैसे कह सकते हो? सच में पागल हो गए हो तुम। अगर ये हमारे पास बैठ गया तो मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? इतने में श्वेता ने बीच में आते हुए कहा। वो देख पा रही थी कि उसका बेटा भावनाओं में बहता जा रहा था और वो उसे भावनाओं से निकाल कर लाना चाहती थी। चिंता मत करो आंटी, मैं आपकी गिरी हुई इज्जत को अपनी वजह से ज्यादा नहीं गिरने दूंगा। इतने में लकी ने बीच में आते हुए कहा। उसकी बात सुनकर तो श्वेता का और दिमाग खराब हो गया था। ज्यादा बोलो मत, समझे ना? बाहर तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो सिर्फ इत्तेफाक था। तुम जैसे लोगों की प्रॉब्लम ही यही है। जैसे ही तुम्हें कोई थोड़ा सा भाव दे दे तो तुम्हें ऐसा लगने लगता है जैसे तुम दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट आदमी हो गए हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम अमित की या इस प्रॉपर्टी के प्रेसिडेंट की कभी बराबरी नहीं कर सकते हो। अमित के पास एक घर है, तुम्हारे पास अपनी एक गाड़ी भी है और लोगों को यह भी कहते हो कि आज पार्टी में जो चीफ गेस्ट आने वाले ना, उनके नाम से पूरा पटना कांपता है। तुम्हारे नाम से एक पत्ता भी हिलता है क्या? श्वेता ने लकी का मजाक उड़ाते हुए कहा और अपनी बातों पर खुद ही हंसने लगी। ईशांत को भी उसकी बात पर हंसी आ गई। उसने श्वेता की बात में आगे और जोड़ते हुए कहा, तुम्हें पता है, इतनी छोटी सी उम्र में उस आदमी के बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ कांटेक्ट है। मेरा परिवार, रऊफ परिवार, अहलुवालिया परिवार, सभी के सभी उसे सलाम करते हैं। बहुत से बड़े लोग उसके आगे पीछे घूमते हैं। लोग तो ये भी कहते हैं कि उसकी दोस्ती बरना के राजा के साथ में है। जैसे ही अमित ने ईशांत के मुंह से ये सुना तो वह हैरान हो गया। उसके मन में आज की चीफ गेस्ट के लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ गई। श्वेता इतने में अपनी जगह से खड़ी हुई और उसने अपने कपड़े ठीक करते हुए कहा, चलो अब मैं तो उन्हें देखने जा रही हूँ, वो बस आते ही होंगे। इससे पहले उन्हें देखने वालों की भीड़ जमा हो जाए, मैं सबसे पहले जाकर ना लाइन में आगे लगकर खड़ी हो जाऊंगी। जिस तरह से श्वेता आज के चीफ गेस्ट से मिलने के लिए बेताब हुए जा रही थी, उसी तरह से बाकी लड़कियां भी उस आदमी से मिलने के लिए पागल हुई जा रही थी। नमस्ते, इस हसीन शाम में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं जानता हूं कि आज की शाम एक इंसान के बिना अधूरी है। वो इंसान जिससे मिलने के लिए आप सभी बेताब हुए जा रहे हैं और जिसकी वजह से आपका मेरी बातों पर भी ध्यान नहीं है। तो मैं भी आपका ज्यादा वक्त नहीं लेता हूं और बुलाता हूं सीधा आज के हमारे स्पेशल गेस्ट को। अब मैं चाहूंगा कि मिस्टर लकी हमारे बीच में आए और दो शब्द कहें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए प्रेसिडेंट लकी का। जैसे ही होस्ट ने इतना बार कहा, इतने में सभी लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी और उनकी गर्दन लकी को देखने के लिए पीछे की तरफ घूम गई। हर कोई लकी से मिलने के लिए पागल हुए जा रहा था। लकी भी इधर मुस्कुराए और फिर आगे की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो चलने लगा कि इतने में अमित ने उसे बीच में रोका और कहा, लकी क्या कर रहा है भाई? प्रेसिडेंट को बुला रहा है, तू कहां जा रहा है? जब अब मैं इतना कुछ दिखा ही चुका हूं तो अपना चेहरा क्यों छुपाऊं भाई? तुझे स्टेज पर मिलता हूं, लकी ने कहा और स्टेज की तरफ आगे बढ़ने लगा। ये देखते ही अमित का दिमाग खराब हो गया। उसे एक बार के लिए तो समझ नहीं आया कि लकी करने क्या जा रहा था। वहां बैठे सभी लोग प्रेसिडेंट लकी से मिलने वाले थे और यहाँ ये लकी स्टेज पर जा रहा था। जैसे अमित के दिमाग में कुछ नहीं बैठ रहा था, ठीक वैसे ही बाकी लोगों के दिमाग में भी कुछ बैठ नहीं रहा था। इससे क्या लग रहा है ये प्रेसिडेंट लकी है? क्या पागल आदमी है, मैंने इसके इतना बड़ा बेवकूफ आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। इतने में लकी स्टेज पर आया और उसने कहा, नमस्ते, मैं ही हूं प्रेसिडेंट लकी। जैसे ही उसने इतना बार कहा,
तो श्वेता और बाकी लोग जो उसके इंतजार में खड़े थे वो सभी लोग हंसने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि लकी के ऊपर जो दौरा चढ़ा था वो अभी तक उतरा नहीं था। क्या बात कर रहा है, अब कोई भी ऐरा गहरा आदमी लकी हो जाएगा क्या? प्रताप ने कहा। वो अभी तक तो लकी के थप्पड़ की वजह से घबराया हुआ था, लेकिन अब उसकी जुबान भी खुल गई थी। लकी, स्टेज से नीचे उतर आओ, और फजीहत करवाने की जरूरत नहीं है। लकी, क्या बेहूदगी है? अरे क्या भांग खा कर आए हो? दिमाग ठिकाने नहीं है क्या? क्या कर रहे हो? अमित ने कहा। सभी लोग लकी को नीचे उतारने में लग गए थे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में लकी नीचे उतर आता? और क्या होता जब सभी लोगों को लकी का सच पता चलता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। लकी को श्वेता सुनाई जा रही थी, लेकिन लकी उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसने प्रताप से उसका हाथ मांग लिया था, लेकिन बाद में पार्टी का माहौल देखते ही वो रुक भी गया। आखिर में जब स्टेज से प्रेसिडेंट को बुलाने की अनाउंसमेंट होने लगी तो लकी, जो कि अमित के पास खड़ा था, वो सीधा स्टेज की तरफ बढ़ने लगा। श्वेता, अमित और बाकी लोग लकी की तरफ देखते हुए हैरान हो गए थे। लेकिन स्टेज पर लकी आया और बोला, मैं ही हूं प्रेसिडेंट लकी। ये सुनकर सब लोग और ज्यादा हंसने लगे। अमित तो लकी के पास में आया और उसे नीचे उतारने की कोशिश करने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे लकी पागलपन कर रहा था। लेकिन उससे पहले कि वो लकी को नीचे उतार पाता, पृथ्वीराज, लियाकत, अहलू वालिया और बाकी लोग लकी के स्वागत के लिए खड़े हुए और बोले, आपका स्वागत है प्रेसिडेंट लकी। प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट? जैसे ही बाकी लोगों ने यह सुना तो उनके तो कान खड़े हो गए। पृथ्वीराज सभी लोगों के सामने लकी से हाथ मिला रहा था और उसे बधाई दे रहा था। पृथ्वीराज के पीछे से भी लकी से मिलने वालों की एक लंबी लाइन खड़ी हुई थी। सभी लोग बस उससे मिलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन श्वेता और उसके साथ में खड़े हुए लोगों को इस बात पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे ये तो बेवकूफ हो गए हैं, या फिर पृथ्वीराज। उन्हें लकी का प्रेसिडेंट हो जाना हजम नहीं हो रहा था। लकी के पास में ना तो पैसा था, ना उसकी कोई इमेज थी, और ना ही उसके पास में पावर थी। फिर वो इतना बड़ा आदमी कैसे हो सकता था? लेकिन अब जब सब लोग ये बात मान रहे थे तो श्वेता और बाकी लोगों के पास भी इसे मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। ईशांत ने फिर से अपना चश्मा पहन लिया। प्रताप के बदन में ऊपर से नीचे तक ठंडी छुड़छुड़ी सी दौड़ गई। उन सभी को समझ आ रहा था कि अब वो लकी से जिंदगी भर के लिए बदला नहीं ले सकते थे। उन्हें अपनी बदले वाली बात भूल जानी जरूरी थी। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, लकी और प्रेसिडेंट? नहीं, ये प्रेसिडेंट हो ही कैसे सकता है? इस बात में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये आदमी प्रेसिडेंट कैसे हो सकता है? श्वेता को अभी तक ये बात सब हजम नहीं हो रही थी। मैंने सुना है कि पृथ्वीराज जी की नातिन लकी की गर्लफ्रेंड है, इतने में हाड़ा परिवार की एक आदमी ने कहा। तब जाकर श्वेता और ईशांत को लगा कि ये सारा खेल क्या था। लकी पृथ्वीराज के सहारे उसके कंधे पर चढ़कर यहां तक आने की कोशिश कर रहा था। अब उन्हें इस बात का असली कारण समझ आ रहा था। उधर अमित और लकी, जो कि इतने टाइम से साथ थे, जब अमित को लकी की सच्चाई का पता चला तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो जमीन में धंस गया। उसी लकी के इस रूप के बारे में मालूम नहीं था। पहले तो उसे लग रहा था कि पूरे ग्रुप में अगर सबसे बड़ा आदमी कोई था तो वही था, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि लकी उससे भी बड़ा आदमी था। ऐसे में अमित ने शराब का ग्लास उठाया और एक बार में ही पी गया। उसे अपनी मां के ऊपर गुस्सा आ रहा था, जो उसे लकी से अलग करने की कोशिश कर रही थी। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मां की वजह से लालची हो गया, लेकिन उसे नहीं लग रहा था कि लकी यहां पर सिर्फ पृथ्वीराज की वजह से आया था। अगर ऐसा होता तो वो आज कहां का कहां पहुंच चुका होता। लेकिन अमित के मन में वो बात जाने का नाम नहीं ले रही थी। वो अचानक से लकी के सामने कितना छोटा हो गया था। उसे सच में उसके सामने बहुत छोटा महसूस हो रहा था। ये बात उसकी मां ने उसके चेहरे पर पढ़ ली, और अब वो अमित को तरह तरह से समझाने लगी कि कैसे वो लकी से किसी भी मामले में कमजोर नहीं था, और थोड़े दिन बाद में वो भी उस जगह पर पहुंच सकता था जिस जगह पर अभी लकी बैठा हुआ था। अमित, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आज का दिन भले ही लकी का होगा, लेकिन आने वाला दौर तो तुम्हारा ही होने वाला है। वैसे ही मेरे पास में इतना पैसा तो है कि मैं एक टीम खरीद सकूं, और उस टीम का कैप्टन मैं तुम्हें ही बनाने वाला हूं। इसलिए सारी चिंता छोड़ो और आराम से पार्टी एंजॉय करो, ईशांत ने अमित को समझाते हुए कहा। हालांकि मन ही मन वो भी इस बात को जानता था कि लकी अभी जहां बैठा था वहां तक पहुंचने में अमित को कम से कम जिंदगी जितना वक्त तो लग जाने वाला था, और उसके बाद में वो वहां पहुंच पाता या नहीं पहुंच पाता इस बात का कोई भरोसा नहीं था।
अमित अपनी माता और अपने पिता की बात सुनकर कुछ हद तक तो शांत हो गया, लेकिन फिर उसे दिल की धड़कन में कोई खासा सुधार नहीं दिखा। वो अपनी आंखों में खुद को अभी भी लकी से छोटा आंक रहा था। लकी, देखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अमित ने मन ही मन कहा और टेबल पर एक जोरदार मुक्का मार दिया। कहने को तो वो लकी का भाई था, लेकिन इस वक्त जलन की आग में उनका ये रिश्ता पूरी तरीके से जल गया। ठीक इसी वक्त ईशांत का फोन बजा। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और उठाया। हेलो। क्या बात कर रहे हो? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुमने उसके सामने मेरा नाम तो नहीं लिया ना? क्या मेयर साहब ने खुद ऑर्डर दिए हैं? ओह। अचानक से ईशांत का पूरा बदन ऊपर से नीचे तक खड़ा हो गया। उसकी आंखों की चमक फीकी सी नजर आने लगी। उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि घोर प्रलय आने वाला था। श्वेता ने ईशांत का यह हाल देखा तो उसे घबराते हुए पूछा, ईशांत क्या बात है? सब ठीक तो है ना? यश को अरेस्ट कर लिया गया है, ईशांत ने कहा। उधर जब वो लोग परेशान से एक दूसरे से बात कर रहे थे तो इधर लकी को कुछ अंदाजा ही नहीं था। वो तो बस लियाकत और पृथ्वीराज के साथ में खड़ा होकर बातें कर रहा था। लकी के पीछे बहुत सारे पुलिस वाले खड़े थे जो कि ईशांत को गुस्से भरी नजरों से देख रहे थे। ईशांत, तुम्हारे ऊपर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। तुम्हारी वजह से हजारों लोगों का नुकसान हुआ है। अब वो टाइम आ गया कि तुम लोगों को उनका पैसा वापस करो। इतने में एक पुलिस वाले ने ईशांत के पास में आते हुए कहा। तब लकी अपने ग्लास से वाइन पी रहा था और वाइन पीते पीते वो ईशांत के पास आकर खड़ा हो गया। भाई सुनो, सब कर लेना लेकिन कभी आम आदमी का पैसा मत खाना। उसकी जिंदगी में वो बहुत मेहनत से पैसे कमाता है और तुम्हारे जैसा आदमी जब उसका पैसा खाता है ना तो वो हजम नहीं होता है। और ईशांत की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। ये सुनते ही ईशांत को गुस्सा आ गया। श्वेता भी उबले जा रही थी और उसी उबाल में उसने लकी से कहा, लकी तुम एक नंबर के विलन हो। मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं, किसी कीमत पे नहीं छोड़ने वाली हूं। खुद अमित को भी लकी के इस कदम पर गुस्सा आ रहा था। जब उसे पता चला कि पुलिस को खुद लकी नहीं बुलाया था तो उससे भी रहा नहीं गया और वो लकी की तरफ जाने लगा। लेकिन इतने में ईशांत ने बीच में उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। तुम्हारे पास में सबूत क्या है कि मैंने ये सब किया है? ईशांत ने पूछा। लकी फिर से उसे देखकर मुस्कुराया। उसने अपनी जिंदगी में कभी कोई कच्चा काम तो किया नहीं था। इस बार भी लकी ने अपनी जेब से पेन ड्राइव निकाली और उसे एक कंप्यूटर में जा लगाया। उसके बाद लकी ने उसे चालू किया जिसमें शीला ने जो कुछ भी आज सुबह कहा था वो बजने लगा। इसमें ईशांत के खिलाफ पर्याप्त सबूत थे जिससे उसे आसानी से गिरफ्तार किया जा सकता था। अब बस आओ ईशांत जी, और सबूत की जरूरत है। मैंने आपके बैंक अकाउंट और पासबुक की भी डिटेल निकाली है। अब अगर आपको फिर भी मेरी इन चीजों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो बताओ, मैं सीधा शीला और उसके साथियों को यहां पर ले आकर खड़ा कर देता हूं। लकी ने उन सभी के सामने जो सबूत लाकर रखे थे उन्हें देखकर श्वेता और अमित को तो विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे ही कंप्यूटर में से शीला की आवाज आने लगी और वो बार बार ईशांत का नाम ले रही थी तो उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। सच में सबूत ईशांत के खिलाफ थे और वो ये बात साफ बता रही थी कि ईशांत बहुत सारे जुर्म में फंसा हुआ था। श्वेता अब ईशांत की तरफ गुस्से से देख रही थी। उसे लग रहा था कि ईशांत बाकी लोगों की तरह उसका भी सिर्फ इस्तेमाल ही कर रहा था। आंटी, ईशांत ने जो किया है उसकी सजा तो उसे जरूर मिलेगी, लेकिन इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो मैं आपके साथ में कुछ होने नहीं दूंगा। आप इसे ले जा सकते हैं। और हाँ, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि अमित का जो कॉन्ट्रैक्ट आपने उसे टी पार्टी के दिन दिया था ना, वो असल में मकान के मुहूर्त के दिन मैंने ही रोशनी को दिया था। अगर आपको वो टीम पसंद नहीं आई हो या वो कॉन्ट्रैक्ट पसंद नहीं आया हो तो आप मुझे वापस दे सकते हैं, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, लकी ने कहा। जैसे ही उसने इतना कहा तो इधर श्वेता का मुंह तो खुला का खुला रह गया। क्या कहा? गिफ्ट? वो गिफ्ट तुमने दिया था? ऐसा कैसे हो सकता है? श्वेता को विश्वास नहीं हो रहा था। उसे तो लग रहा था कि ये गिफ्ट उसे ईशांत ने दिया था। अमित भी ईशांत की तरफ देख रहा था और उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि ईशांत अपनी तरफ से कुछ बोल पाता, इतने में अमित का फोन बज उठा। उसने देखा कि ये उसकी फुटबॉल टीम से था। अमित ने तुरंत फोन उठा लिया। अमित, मैं अरबाज बात कर रहा हूँ, तुम्हारी टीम का कोच। मैं तुम्हें बस ये बताने के लिए फोन कर रहा था कि हमारी टीम और तुम्हारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है मैं उसे कैंसिल कर रहा हूँ। आज के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं माना जाएगा और तुम्हें जो पैसे उसके बदले में ऑफर किए गए थे तुम प्लीज उसे वापस लौटा दो। उधर से जैसे उस आदमी ने यह कहा तो इधर अमित का दिमाग खराब हो गया। एक झटके में उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता था। सर आप मेरी बात तो सुनिए। सर ऐसा कैसे हो सकता है सर। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, सामने से कोच ने फोन काट दिया और खुद अमित के चेहरे का भी रंग उतर गया। अमित बेटा क्या बात है? श्वेता ने घबराते हुए पूछा। अमित ने जब उसे सारी बात बताई तो उसके भी होश उड़ गए।
उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर कैसे हो सकता था। पर कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ईशांत है ना, ये जरूर कुछ ना कुछ करेंगे और कुछ करके ही तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को बचाएंगे। श्वेता ने अमित से कहा और फिर ईशांत की तरफ देखने लगी। उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप जरा फुटबॉल टीम को फोन कीजिए ना और उससे पूछिए ना कि ये पूरा मामला क्या है। पूछिए कि कहीं उनसे किसी तरह की कोई गलती तो नहीं हुई है ना। श्वेता बोलती चली जा रही थी, लेकिन निशान था कि उससे नजर मिलाने तक को राजी नहीं था। वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। इतने में अमित ने लकी की तरफ देखा और बोला, क्या सच में ये कॉन्ट्रैक्ट तुमने मुझे दिया था? लकी, बोलो ना लकी। अमित बार बार लकी को बोलने के लिए मजबूर करते हुए कहे जा रहा था, लेकिन लकी कुछ नहीं कह रहा था। वो बस चुपचाप खड़ा हुआ था। जब वो कुछ नहीं बोला तो इतने में ईशांत आगे आया और उसने कहा, अच्छी बात है, मैं जानता हूं तुम प्रेसिडेंट हो और बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन मेरा नाम भी ईशांत है और मेरी दुकान इतनी छोटी नहीं है। मेरे पीछे कौन लोग बैठे हैं इस बात का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मैं इतनी आसानी से तुमसे दब कर नहीं रहने वाला हूं। अगर तुमने मेरे साथ ऐसा कुछ किया है ना तो देखना, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूं। ईशांत ने इतना बार कहा और फोन निकाला और एक नंबर डायल करने लगा। उसने फोन को स्पीकर पर डाला और उधर से इतने में एक लड़की की आवाज आई। कहिए ईशांत जी, क्या बात है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैडम, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरी मूर्ति वाली दुकान को बंद करवा दिया गया है और यहाँ पुलिस मुझे भी अरेस्ट करने के लिए आई है। एक आदमी है जो मेरे साथ ये सब करने पर तुला हुआ है। कौन है बदतमीज हो? इतने में उधर से उस लड़की ने कहा। अब आगे क्या होने वाला था? कौन थी वो लड़की और लकी के साथ में अब क्या करने वाली थी वो? आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेसिडेंट को बुलाते ही लकी स्टेज के ऊपर चला गया था। सभी लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे लकी मजाक कर रहा था, लेकिन जब पृथ्वीराज और बाकी लोगों ने उस प्रेसिडेंट कहना शुरू किया तब सभी लोगों को समझ आया कि वो सच में प्रेसिडेंट ही था। उसके बाद में अमित को भी लकी से जलन होने लगी। उधर लकी ने ईशांत को जेल भिजवाने के लिए पुलिस को बुला लिया था। पुलिस वालों के आने की वजह से ईशांत का दिमाग खराब हो गया और उसने एक औरत को फोन कर दिया। किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ कर सके? उसे पता नहीं है क्या कि तुम्हारे ऊपर मेरा हाथ है? उसको बोलो मुझे गुस्सा नहीं दिलाए, वरना मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाली हूँ। मेरा दिमाग कितना गर्म है उसे पता नहीं है। ईशानी नाम है मेरा, ईशानी। ईशानी, ये ईशान तुम्हारा आदमी है क्या? लकी ने इतने में बीच में आते हुए कहा। जैसे उसने ईशानी का नाम सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कान और ज्यादा बड़ी हो गई। इधर ईशानी ने जैसे ही लकी की आवाज सुनी तो उसका दिमाग भी खराब हो गया। अरे अच्छा वो तुमने फोन कर लिया। ये आदमी आजकल लोगों को ज्यादा ही धोखा दे रहा है। अब तुम बताओ, ऐसे आदमी को जेल में होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? लकी ने ईशानी से पूछा और मुस्कुराने लगा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम ईशानी से इस तरह से कैसे बात कर सकते हो? मरना है तुम्हें? इतने में ईशानी ने बीच में आते हुए कहा, शट अप, दिख नहीं रहा यहाँ दो बड़े बात कर रहे हैं? इतने में लकी ने उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहा। उधर ईशानी लकी और ईशांत के बीच में हो रही सारी बात को सुन रही थी। उसने बीच में आते हुए कहा, लकी मुझे माफ कर देना, आज के बाद मेरा ईशांत और उसकी मूर्ति की दुकान से कोई लेना देना नहीं है। तुम जो इसके साथ करना चाहो कर सकते हो। इसके अलावा अगर उसकी वजह से तुम्हारा कोई नुकसान हुआ तो मैं उसकी भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही ईशांत ने ईशानी के मुंह से ये सब सुना तो ना जाने क्यों उसका शरीर और ज्यादा कड़क हो गया। ना सिर्फ उसने ईशांत को पहचानने से मना कर दिया था, बल्कि वो लकी के नुकसान की भरपाई करने को भी राजी हो गई थी। ऐसा कैसे हो सकता था? पकड़ो इसे, इतने में लकी ने कहा और थोड़ी ही देर के बाद में कुछ लोगों ने आकर ईशांत को गिरफ्तार कर लिया। गुड बाय, लकी ने अपना ग्लास ऊपर की तरफ उठाते हुए कहा और फिर श्वेता और अमित को बारी बारी से देखने के बाद में वहां से निकल गया। उसे पता था कि ईशानी यहाँ इस इंडस्ट्री की सबसे पावरफुल महिला थी। उसके कह देने से बड़े बड़े मंत्रियों के काम हो जाया करते, लेकिन यहाँ लकी का नाम सुनते ही उसका दिमाग खराब हो गया और उसने कांपना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि लकी कौन था और कहां से आया था। उसे ये भी पता था कि लकी क्या कर सकता था। उधर लकी के वहां से निकलने के बाद में जब श्वेता ने पलट कर देखा तो पाया कि अमित पहले से ही रोए जा रहा था। लेकिन अब जब लकी उन लोगों से अलग हो गया था तब से उसने अमित के रोने पर भी ध्यान देना बंद कर दिया। वो मीटिंग हॉल में घूमने लगा और बाकी लोगों के साथ में बातचीत करने लगा। उसे शराब पीना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्योंकि वो बाकी लोगों के साथ खड़ा था इसलिए ये सब किए जा रहा था। पृथ्वीराज ने लकी को यहाँ का प्रेसिडेंट बनाया हुआ था। उसकी इस बात का बाकी परिवार वालों ने भी समर्थन किया था। आखिरकार लकी को रिजल्ट के बारे में पता चल गया।
हालांकि लकी को ऐसा कुछ भी बनने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी जब इतने सारे लोग हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े हुए थे तो वो उन्हें मना नहीं कर सकता था। इधर श्वेता और अमित अभी भी पार्टी में से निकले नहीं थे। उन लोगों को इतना बड़ा झटका लगा था कि वो लोग अभी भी ट्रांस में ही थे। वो बस एक कोने में बैठकर जैसे तैसे अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश में लगे हुए थे। वह उन्हें एक चीज का एहसास हो रहा था कि उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। माहौल जब शांत था और सब अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे, तभी एक जोरदार आवाज हुई और ढेर सारे लड़के वहां आकर जमा हो गए। उनके आने के बाद फिर से वहां सन्नाटा छा गया। कौन है, क्या चाहते हो? इतने में जयंत ने पूछा। उसका दिमाग गर्म हो गया था। जब लकी ने उन लोगों की दिशा में देखा तो पाया कि उनके सामने 5 लोग खड़े थे और तेजी से ताली बजा रहे थे। लकी, यहां से बाहर निकलो। लकी ने ध्यान दिया तो पता चला कि वो 3 आदमी थे और 2 लड़कियां। आदमी ने नीले और लड़की ने काले कपड़े पहन रखे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दूसरी दुनिया से आए थे। कुछ सिक्योरिटी वालों ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो इतनी आसानी से उनके रोकने से रुकने वाले नहीं थे। वो लोग बहुत तेज थे। जो लोग उनके रास्ते में आता जा रहा था वो उन्हें बेतरतीबी से उड़ाए जा रहे थे। वो उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ रहे थे। लकी आज ही पहली बार प्रेसिडेंट बना था और ऐसे में उनके लिए इन लोगों से निपटना एक बड़ी चुनौती बनकर उभरने वाला था। उधर बाकी लोग जो लकी से नाराज होकर बैठे थे और जिन्हें लकी की इस तरक्की से जलन हो रही थी, उन्हें ये लड़ाई देखने में बड़ा मजा आ रहा था। अगर लकी उन लोगों से हार जाता तो इससे बड़ी सुकून की बात उन लोगों के लिए और कोई नहीं हो सकती थी। कौन हो तुम और कहां से आए हो? इतने में पृथ्वीराज ने बीच में आते हुए कहा। उन सभी लोगों ने पृथ्वीराज की पार्टी का सारा मजा खराब कर दिया था। वो अपने लोगों के साथ में लड़ने के लिए आगे आ रहे थे। इतने में लकी ने उन्हें रोक लिया। पृथ्वीराज को इस बीच में कुछ हो जाता तो लकी उससे बर्दाश्त नहीं करने वाला था। फिर उसने अपने हाथ पीछे की तरफ बांधे और आगे आते हुए सब लोगों के सामने खड़ा हो गया। वो उन सभी लोगों को देख रहा था जिन्होंने वहां तूफान मचा दिया था। उनकी तरफ देखते हुए लकी ने कहा, मेरा नाम लकी है। तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? लकी उन लोगों से प्यार से बात करना चाहता था और प्यार से ही इस मसले को हल भी कर लेना चाहता था। आज की पार्टी में वो किसी तरह का खून खराबा नहीं चाहता था। मेरा नाम मोहित्रा है और ये मेरा भाई सुशांत। हम लोगों को यहाँ करतार सिंह ने भेजा है। हम सभी उन्हीं के बच्चे हैं। तुमने हमारे भाई अवतार सिंह को मारा है। हम यहाँ तुमसे अवतार सिंह की मौत का बदला लेने आए हैं। हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लकी, हमें उम्मीद है कि इस काम में तुम हमारा साथ दोगे। हम तुम्हारा हाथ काटना चाहते हैं, वही हाथ जिससे तुमने अवतार सिंह को मारा था। उसके बाद में तुम्हें करतार सिंह से मिलने के लिए हमारे साथ चलना होगा। अगर इस बीच में तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सुशांत ने बीच में आते हुए कहा, हाँ, अगर तुमने जरा सा भी दिमाग लगाया तो याद रखना, हम तुम्हें जान से मार देंगे और तुम्हारे साथ में हम तुम्हारे पूरे ग्रुप को भी खत्म कर देना चाहते हैं, ताकि तुम जैसे लोग आगे से हम जैसों के सामने झुककर बात करो और नजर झुकाते ही रहो। सुशांत बोलता चला जा रहा था और लकी शांति से उनकी बात सुनता चला जा रहा था, लेकिन उसका ध्यान करतार सिंह या उसकी धमकी के ऊपर जरा भी नहीं था। वो इन लोगों से आसानी से निपट सकता था। उधर जैसे ही पृथ्वीराज ने करतार सिंह का नाम सुना तो उनके होश उड़ गए। वो करतार सिंह को अच्छी तरीके से जानते थे और वो कितना बड़ा डॉक्टर था ये बात भी उनसे छिपी हुई नहीं थी। बाकी लोग भी करतार सिंह के बारे में जानते थे और उसका नाम सुनते ही उन सभी के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। वो सभी लोग काफी लंबे समय से इस क्षेत्र में काम कर रहे थे और रातों रात उन्हें खत्म करना कोई छोटी बात नहीं थी। अच्छा, तो तुम वो ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन वाले अवतार सिंह का बदला लेने के लिए आए हो? लकी ने कहा। वो अपनी जगह से हिला तक नहीं था। वो काफी शांति से खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा था, साथ में उनकी बात का जवाब भी दे रहा था। जो लोग वहां खड़े थे, जब उन्होंने देखा कि लकी काफी शांत से उनके सामने खड़ा था तो सभी हैरान हो गए। लकी के अंदर इतनी शांति कहां से आती थी? उसके बाद लकी ने जो कहा वो जैसे पूरे हॉल में गूंज गया। उसने कहा, वो मेरे सामने एक कुत्ता था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम लोग भी मेरी नजर में उससे ज्यादा कुछ नहीं हो, कुत्ते हो। इसलिए अगर अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप मेरे सामने से हट जाओ। अगर और कुछ कहना है तो कह लो, क्योंकि इसके बाद में तुम यहाँ कुछ कहने के लायक नहीं बचोगे। अगर तुम ये सोच रहे हो, समझ रहे हो कि मेरे ग्रुप को या मुझे तुम इतनी आसानी से खत्म कर दोगे तो ये गलतफहमी पाल रहे हो तुम, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लकी ने जैसे ही ये बात कही, इतने में फिर से सभी लोगों का कॉन्फिडेंस वापस आ गया। उसका इशारा पाते ही उसके साथ वाले लोगों ने वहां दरवाजा बंद कर दिया। वो करतार सिंह के किसी भी आदमी को वहां से बाहर नहीं जाने देने वाले थे। बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे हो? जैसे एक लड़की ने देखा कि लकी ने दरवाजा बंद करवा दिया तो इतने में उसने चाकू निकाल लिया और अपनी तीखी नजरों से लकी की तरफ देखने लगी। लकी, हम तुम्हें अभी भी समझा रहे हैं, इससे पहले कि यहाँ मौत का नंगा नाच शुरू हो जाए, चुपचाप अपने कहे के लिए हमसे माफी मांग लो
और जैसा हम कह रहे हैं वैसा करना शुरू करो, वरना मैं तुम्हें और इन सभी लोगों को तुम्हारे यहां से बाहर जाने देने वाली नहीं हूं। उस लड़की ने कहा। भले ही उन्हें इस बात का पूरा अंदाजा था कि लकी कितना ताकतवर आदमी था, लेकिन फिर भी वो उनसे इतनी आसानी से डरने वाले नहीं थे। जब उन्होंने लकी का असली रूप देखा तब तो उनका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया। उनके सामने लकी और उसके साथी बच्चों जैसी नजर आ रहे थे जिन्हें वो चुटकियों में धूल चटवा सकते थे। इधर श्वेता मन ही मन उन लोगों को सपोर्ट कर रही थी। वो ये देखना चाहती थी कि आखिर ये लोग लकी के साथ में क्या करने वाले थे। वो जितना लकी की पिटाई करते श्वेता को उतना ही मजा आने वाला था। वो मन ही मन इस चीज की कामना कर रही थी कि वो लोग मिलकर लकी को हरा दें। मोहित्रा, यही नाम बताया ना तुमने अपना? मोहित्रा, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ना तुमसे बेवकूफ लड़की नहीं देखी है। अगर आज तुम घर पहुंच भी गई ना तो मैं तुम्हारा वो हाल करके भेजूंगा कि तुम किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं बचोगी। इसलिए चुपचाप ये चाकू नीचे रख लो और यहां से चली जाओ। लकी ने उसे फिर से समझाते हुए कहा, लेकिन इस बात से मोहित्रा को और ज्यादा गुस्सा आ गया। वो बचपन से ही लड़ना सीख रही थी, ऐसे में लकी की धमकी का उसके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला था। देखो लकी, मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो, तुम्हारे भले के लिए कह रही हूं। चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना यहीं खड़े खड़े तुम्हें टुंडा बना दूंगी। भीख मांगने के लायक तक नहीं बचोगे तुम। थोड़े दिन बहुत बचे हैं और जिंदा रहने की इच्छा है तो चुपचाप मेरे साथ चलो। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझसे लड़ाई कर सको, लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। मोहित्रा को गुस्सा आया और उसने चाकू तान दिया। वो लकी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी। बाकी सब लोगों ने उसकी स्पीड को देखा तो उनका दिमाग खराब हो गया। उन्हें लग रहा था कि लकी इस लड़की से अब बचने वाला नहीं था। ये चाकू आज लकी के जिस्म के आर पार हो जाने वाली थी। लकी संभालो, इतने में वहां खड़े हुए लोगों ने चिल्लाते हुए कहा। वो लकी के साथ में कुछ होता हुआ नहीं देखना चाहते थे। खुद लकी को भी किसी बात की कोई चिंता नहीं थी और वो मुस्कुराते हुए उन लोगों के सामने खड़ा हुआ था। मोहित्रा कितनी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी इस बात से लकी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जैसे ही मोहित्रा लकी के पेट में अपना चाकू घुसाने की कोशिश करने वाली थी कि उससे पहले ही लकी ने उसका हाथ पकड़ लिया। भले ही मोहित्रा की कलाई नाजुक थी, लेकिन फिर भी लकी को ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने हाथों में लोहे का सरिया पकड़ रखा था। वो उसे मोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। इधर मोहित्रा का चाकू लकी के पेट को छू रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या वो चाकू लकी के पेट के आर पार हो जाता या लकी वक्त रहते अपने आप को बचा लेता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलेनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। लकी ने ईशांत को अंदर तो करवा दिया था, लेकिन जैसे ही उसे पुलिस अंदर लेकर जाने वाली थी कि इतने में वहां कुछ लोग आकर लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर चुके थे। वो सभी बस लकी को ढूंढ रहे थे। जैसे ही लकी सामने आया तो उन्होंने उसे बताया कि उन्हें करतार सिंह ने भेजा था और वहां पर अवतार सिंह का वो बदला लेने आए थे। लेकिन लकी ने उन्हें उल्टा धमकाना शुरू कर दिया और दरवाजा बंद कर दिया। इतने में मोहित्रा नाम की एक लड़की लकी की तरफ चाकू लेकर बढ़ चुकी थी और उसने जैसे ही लकी के पेट में चाकू डालने की कोशिश की, इतने में लकी ने उसका हाथ रोक लिया। लकी ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा तो इतने में उसके चेहरे के भाव बदल गए। वो दर्द के मारे कराह रही थी और उसका चेहरा लाल हो गया। लकी ने उसे जोर से धक्का दिया और उसी था टेबल से जा टकराई। उसे इतने जोर से धक्का लगा था कि उसके टकराने की वजह से टेबल भी टूट गई। एक ही थप्पड़ में लकी ने उसके चेहरे का रंग ही बिगाड़ दिया था। उसके बाद पूरी महफिल में गहरा सन्नाटा छा गया। खुद प्रताप का भी यही हाल हो गया था। बाकी लोग जो मोहित्रा के साथ में थे उनके भी मुंह खुले के खुले रह गए। लकी का हाथ वाकई खतरनाक था। खुद शमशीर को भी नहीं पता था कि लकी इतना ताकतवर था। वो अभी तक तो सिर्फ इसलिए लकी की इज्जत करता क्योंकि उसने उसकी बेटी की जान बचाई थी, लेकिन अभी लकी की ताकत देखकर शमशीर के मन में उसके लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ गई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? लेकिन इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाती, लकी ने उसके गाल पर एक और थप्पड़ लगा दिया। इस बार का थप्पड़ पिछली बार के थप्पड़ से ज्यादा खतरनाक और तेज था। मोहित्रा ऊपर से नीचे तक कांपने लगी। वो फिर दूर जा गिरी। उसके चेहरे की सूजन दोगुनी हो गई और अब उसे एक आंख से ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। वो कितनी सुंदर थी और क्या बनकर रह गई। लोग को उसके ऊपर तरस नहीं आ रहा था और वो उसके चेहरे का मजाक ज्यादा उड़ा रहे थे। मुझे लगता है कि अब तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ गया होगा। अब अगर मेरे या मेरी टीम के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो पूरे शरीर का नक्शा बिगाड़ दूंगा। लकी ने गहरी सांस ली और अपने हाथों को मलते हुए कहा। इसके बाद लकी आगे बढ़ने लगा। उसे देखकर सुशांत की हालत और ज्यादा खराब होने लगी।
वो बस अपने आप को लकी से बचाने के लिए इधर से उधर झांके जा रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर वहां के लोगों की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लकी ने एक बार में ही सबको अपने ही होने की पहचान करवा दी। बाकी लोग भी ये देखकर खुश हो गए। उन्हें बड़ा कद्दावर प्रेसिडेंट मिला था। क्या आप ही वो हो जिसने रहबर को मारा था? इतने में सुशांत ने घबराते हुए लकी के पास में आकर पूछा। उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। उसने लकी को कमजोर आंकने की जो गलती की थी, शायद वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना छोटा आदमी रहबर जैसे आदमी को कैसे खत्म कर सकता था। लगता है तुम्हें अब धीरे धीरे अकल आ रही है, लकी ने हंसते हुए कहा। सुशांत को लगा कि उसे सच में सामने ही भगवान के दर्शन हो गए थे, लेकिन फिर उसे ना जाने क्या सोचा। उसने कहा, नहीं, मैं नहीं मान सकता, आप वो हो ही नहीं सकते, आप झूठ बोल रहे हो। अपनी प्रेसिडेंट की पोजीशन को बचाने के लिए आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। क्या बेवकूफ आदमी है यार। इतने में जयंत ने पीछे से कहा। वो पहले ही इस आदमी की बकवास सुन सुनकर पक गया था, और जैसे उसने ये कहा तो उसका मन तो किया कि वो खुद ही जाकर उसका काम तमाम कर दे। सुशांत की तरह वहां मौजूद बाकी लोगों को भी लकी की असली पहचान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सिर्फ लियाकत, जयंत और पृथ्वीराज ही उसके बारे में जानते थे, और आज वो यहाँ आया भी था तो सिर्फ अपने पिता की वजह से आया था। इधर लकी भी सुशांत की तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा था। तुम इतने बड़े भी नहीं हुए हो कि मुझे तुम्हें सबूत देना पड़े। फिर भी अगर तुम्हें सबूत चाहिए तो बताओ, मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूं, लकी ने कहा। अच्छा तो ठीक है, आओ और मुझसे लड़ो। एक लड़की को मारकर बहुत खुश हो रहे हो ना? मुझसे लड़ो तो पता चले कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। सुशांत ने कहा और अपना खंजर निकाल लिया। उसके बाद उसने उसे ताना और लकी की तरफ बढ़ने लगा। वो बिना पलक झपकाए ही लकी की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। लकी भी उसे अपनी तरफ आता हुआ देख रहा था। मैं अभी भी कह चुका हूं और कह रहा हूं, चाकू नीचे फेंक दो, वरना हाल तो मैं उस लड़की से भी बुरा करने वाला हूं तुम्हारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इस तरह की बात करने की? अरे मैं जो कह रहा हूं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। सच बता रहा हूं तुम्हें, असली ताकत हथियार में नहीं जिगर में होती है। वो तुम्हारे पास नहीं है, ये मैं देख चुका हूं, लकी ने कहा। यह सुनते ही सुशांत का पारा तो और गर्म हो गया और उसने लकी के ऊपर धावा बोल दिया। जैसे उसने लकी के ऊपर चाकू चलाया तो इतने में वहां एक जोर की आवाज हुई। ये किसी के चिल्लाने की आवाज थी। सब लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली और उस चीख को सुनने के बाद में उन्हें यही लगा कि ये लकी की चीख थी। जैसे ही लोगों ने आंखें खोली तो सामने जो हुआ उसे देखकर उनका दिमाग खराब हो गया। ये लकी की चीख नहीं थी बल्कि सुशांत की थी। मैंने कहा था ना कि मुझसे दूर रहो। लकी ने उसका भी वैसे ही हाथ पकड़ा जैसा मोहित्रा का पकड़ रखा था और उसे जोर से मरोड़ दिया। इसके बाद में उसने उसके चाकू के 2 टुकड़े कर दिए। मैंने कहा था ना, ताकत हथियार में नहीं जिगर में होती है, लकी ने सुशांत का उसका टूटा हुआ चाकू पकड़ाते हुए कहा। लकी को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन सुशांत के दिल की धड़कन तेज हो गई। इसके बाद लकी ने उसके कुछ भी कहने का इंतजार नहीं किया और सीधा उसके गाल पर एक थप्पड़ रसीद दिया। लकी के सिर्फ एक थप्पड़ ने सुशांत की गर्दन को दाएं से बाएं घुमा दिया था और वो मोहित्रा से भी दूर जाकर गिरा। लकी तुरंत उसके पीछे गया और फिर से एक थप्पड़ उसके गाल पर लगा दिया। अब की बार सुशांत का गाल फर्श की धूल साफ कर रहा था। वो श्वेता के पैरों में गिरा हुआ था। जैसे ही लकी गुस्से में श्वेता के पास आया तो उसके शरीर से सारा खून सूख गया और वो उसे देखते ही चिल्ला उठी। लेकिन लकी उसके साथ में कुछ नहीं करना चाहता था। उसने सुशांत को उसकी गिरेबान से पकड़ा और दोनों हाथों से उसके दोनों गालों को सुजाना शुरू कर दिया। वो इतनी जोर से उसे थप्पड़ मारे जा रहा था जैसे हॉल में बिजली कड़क रही थी। 4-5 थप्पड़ खाने के बाद में सुशांत के गालों में से खून आने लगा और वो लकी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। अरे मुझे सिर्फ दूध ही क्या, मुझे तो पानी दही सब कुछ साफ दिखने लगा है। मुझे माफ कर दो लकी भाई, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा और लकी के पैरों में गिर गया। मैंने कहा था ना मुझसे दूर रह। तुम जिसका बदला लेने यहाँ आए थे ना, तुमने उसका नाम खराब कर दिया यार। तुमसे ऐसी उम्मीद तो नहीं थी, लकी ने उसे छोड़ते हुए अपनी भारी सी आवाज में कहा। सुशांत का मन कर रहा था कि वो गटर में कूदकर अपनी जान दे दे। इतना फजीहत तो उसकी आज तक कभी नहीं हुई। लकी ने उनका हाल गली के कुत्ते से भी ज्यादा खराब कर दिया था। लकी ने बाद में उसका चाकू जमीन पर से उठाया और उसे वापस थमा दिया। यहीं पास में एक बिल्डिंग वाले की दुकान है, बनवा लेना और मेरा नाम ले लेना, पैसे नहीं लगेंगे, लकी ने उसे चाकू थमाते हुए कहा।
सुशांत उठने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके शरीर में इतनी जान बाकी नहीं थी कि वो खड़ा हो सके। वो बस दर्द के मारे कराहे जा रहा था। अरे माफ करना भाई, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। अब तुम अपनी जिंदगी में ना कभी खड़े नहीं हो पाओगे। तुम्हें यहाँ से रेंगते हुए ही जाना पड़ेगा। वैसे तो मैं तुम्हारी जान लेकर तुम्हारा दर्द खत्म कर सकता था, लेकिन आज अच्छा दिन है और मैं अच्छे दिन पर ना इस तरह के काम करता नहीं हूँ यार, सॉरी। लकी ने मुस्कुराते हुए कहा और आगे बढ़ने लगा। उसके बाद में उसने लियाकत को इशारा किया और तुरंत ही लियाकत और उसके आदमियों ने इन सभी को घेर लिया। रुको रुको, इतने में मोहित्रा के मुंह से निकला। वो अब किसी तरह की लड़ाई में उलझना नहीं चाहती थी। हम यहाँ से जाने से पहले आपको सिर्फ एक बात बताना चाहते हैं। हमारे गुरु आपसे लड़ाई करना चाहते हैं। उन्होंने 1 हफ्ते के बाद का टाइम डिसाइड किया है। लड़ाई में जीत हार का फैसला सामने वाले की जान लेने से होगा। जो जिंदा बचेगा वो जीतेगा। हमें लगा नहीं था कि हमें ये कहने की नौबत आएगी, लेकिन अब मोहित्रा कहते कहते ही बीच में रुक गई। अब लकी भी उसकी बात सुनकर पलटा और बोला, ठीक है, तुम्हारे बॉस को कहना कि मुझे उसकी शर्त मंजूर है। तो ठीक है, 7 तारीख को इस बात का फैसला हो जाएगा कि कौन सबसे बड़ा लड़ाका है। सुशांत ने बड़ी मुश्किल से अपनी सांस संभालते हुए कहा। लकी को उसकी बात सुनकर तो हंसी आ गई और वो वहां से निकल गया। पार्टी खत्म हो जाने के बाद में लकी जयंत के साथ में पृथ्वीराज के घर आ गया। सब लोग वहां बैठे करतार सिंह के बारे में ही बात कर रहे थे। जयंत ने लकी की तरफ देखा और कहा, मुझे लगता है ये अवतार सिंह करतार सिंह का कोई बहुत खास आदमी था। हो सकता है वो उसका सबसे जरूरी आदमी हो, इसलिए करतार सिंह पागल हो गया है और सीधा तुमसे लड़ने के लिए आ रहा है। वरना मैंने तो आज तक नहीं सुना था कि तुमसे वो लड़ने आ रहे हो। करतार सिंह बहुत बड़े ग्रुप का प्रेसिडेंट था और उसके अंडर में बहुत से लोग आते थे। पूरी दुनिया में उसके लोग फैले हुए थे। ऐसे में वो अकेला लकी से लड़ने कैसे आ सकता था? मुझे नहीं लगता कि उसे ये उम्मीद होगी कि उसे सच में मुझसे लड़ना पड़ जाएगा। जब ये खबर उसके पास जाएगी ना, तब उसकी शक्ल देखने लायक होगी। इधर से लकी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। वो इस लड़ाई के लिए पूरी तरीके से नजर आ रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसे यह भी लग रहा था कि उसने अवतार सिंह को कमतर आंका था। जितना उसने उसके बारे में सोचा था, अवतार सिंह उससे भी बड़ा आदमी निकला। लकी भाई, मुझे तो लगता है कि आपको इस लड़ाई से जितना हो सके ना दूर ही रहना चाहिए। इस किताब को ना खोला जाए ना तो ही अच्छा है। इतने में अहलूवालिया ने कहा। वो भी वहीं पर बैठा हुआ था। अच्छा, वो आदमी इतना खतरनाक है क्या? लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि बहुत सालों से किसी ने कुछ सुना नहीं उसके बारे में कि किसी से लड़ाई की हो उसने या फिर किसी को मारा हो, लेकिन हाँ, लोग ये जरूर जानते हैं कि वो अपने लोगों को ना तलवारबाजी सिखाता है और उससे अच्छा तलवारबाज इस दुनिया में इस वक्त है कोई नहीं। भले ही मैंने खुद उसने सालों में उसे देखा नहीं है, लेकिन मैं खुद भी नहीं कह सकता कि इतने सालों में उसकी तलवार को जंग लगी है या फिर उसकी धार और ज्यादा तेज हुई है। अहलूवालिया ने कहा। उसकी बात सुनकर खुद पृथ्वीराज के चेहरे पर भी चिंता के भाव नजर आने लगे। वो देख पा रहे थे कि लकी ने जोश जोश में हाथ तो कर दी थी, लेकिन ये लड़ाई वैसी नहीं होने वाली जैसी उनकी बाकी लड़ाइयां हुई थी। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? इतने में लकी ने पृथ्वीराज से पूछा। वो उनके चेहरे को देखते ही उनकी चिंता भाप गया था। लकी, मुझे इस करतार सिंह के बारे में खबर मिलती रहती है। पिछले 20 सालों से इसने आतंक मचाया हुआ है और इस अकेले आदमी ने अपनी सत्ता जमाने के लिए 17 लीडर को मारा है। इसके अलावा 36 को इसने अपना गुलाम बनाया हुआ है। जो इसकी बात नहीं सुनता उसे ये कब मार देता है, इस बात की भनक खुद उस आदमी को नहीं लगती। ये बहुत खतरनाक आदमी है और इसके नीचे कम से कम 100 ग्रुप काम करते हैं। भले ही सब अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी काम सब एक ही करते हैं। इसकी बात सुनने का, इसलिए इससे ना उलझा जाए ना तो ठीक है, पृथ्वीराज ने कहा। उनकी बात सुनकर खुद लकी अब सोच में पड़ गया। लेकिन अब आगे होने क्या वाला था? लकी क्या लड़ने वाला था या पृथ्वीराज की बात सुनकर वो अपना मूड बदल देता? किस दिशा में जाने वाली थी लड़ाई ये? क्या ये लड़ाई लकी की जिंदगी की आखिरी लड़ाई होती? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।